हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो क्लास 11th का ये चैप्टर है दोस्तों। तो तैयार हो जाओ इस ब्यूटीफुल से चैप्टर के लिए। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आज जो है हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का बच्चों, वो होने वाला है वर्क। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट। तो पहला टॉपिक जो आज भैया हम पढ़ेंगे दैट इज द वर्क। कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है भैया? वर्क मतलब कार्य, हिंदी में हम इसको कार्य बोलते हैं, काम। ठीक है ना। अब बेटा वर्क जो है ना, हमारी डेली लाइफ में वर्क का कुछ और मीनिंग है, फिजिक्स में वर्क का कुछ और मीनिंग है। तो यही हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड आवर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में तो भैया हम हर चीज़ को वर्क बोल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा, एक वर्क बोलूँगा कि भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ माई वर्क। ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ, दैट इज़ माई वर्क। ठीक है। एक कुली है, वो सिर पे सामान रख के बोझ उठा के जा रहा है, तो वो उसका क्या है, वर्क है। आप लोग पढ़ रहे हो, ये आपका वर्क है। ये हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज में हम वर्क को डिफाइन करते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क क्या है? तो फिजिक्स में वर्क की कुछ अलग ही अद्वितीय अद्भुत डेफिनेशन है। तो फिजिक्स में वर्क किसे बोलते हैं ये बच्चों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में वर्क किसे कहा जाता है बच्चा? पार्टी। फिजिक्स में हम कब बोलते हैं कि वर्क हुआ है? ठीक है, कि भैया कब हमने वर्क किया, या हम फिजिक्स में कब बोलते हैं? तो फिजिक्स में हम कब बोलते हैं बेटा कि वर्क हुआ है? कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं, ध्यान से सुनना। ठीक है, कब बोलते हैं हम फिजिक्स में वर्क हुआ है? कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करे, तब मैं बोलूंगा कि मैंने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। मतलब मैंने जो फोर्स लगाई, उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है जी। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं, कॉपी पेन उठा लो, आप भी लिख सकते हो डेफिनेशन साथ साथ। तो डेफिनेशन वर्क की भैया बिल्कुल इजी वाली ये बनती है कि वर्क इज सेट टू बी डन इफ कि वर्क इज सेट टू बी डन इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि हम कब बोलते हैं कि वर्क हुआ है? कि वर्क इज सेट टू बी डन इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड एक्चुअली। ठीक है बेटा, कि हम कब बोलते हैं फिजिक्स में कि हमने वर्क किया है? कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव करे, मतलब कुछ डिस्टेंस वो मूव कर ले, तो हम बोलते हैं कि हमने क्या किया है, वर्क किया है। और मूव कहाँ पे करे? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो हम कब बोलेंगे बेटा वर्क हुआ है? तो वर्क में दो मेन कंडीशंस हैं। नंबर 1, फोर्स जरूर लगानी है जी। नंबर 2, जो फोर्स लगा रहे हैं उससे ऑब्जेक्ट मूव भी होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है। कि मतलब मूवमेंट होनी जरूरी है, एक्चुअल मूवमेंट होनी जरूरी है। ये नहीं है कि अगर आप फोर्स लगाओ और ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे तब कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे सपोज मेरे पास बच्चों ये एक ब्लॉक था और मैंने इस ब्लॉक पे लगा दी फोर्स। तो फोर्स लगाने से हमारा जो ब्लॉक है वो मूव कर गया कुछ डिस्टेंस, और मूव करके ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ गया इस फोर्स के लगने से। तो मैं इस टाइम पे बोलूँगा कि इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे क्या किया है, वर्क किया है। अभी हम बच्चों वर्क का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, कैसे आप वर्क को कैलकुलेट करोगे। तो ये तो अभी सिंपल जस्ट एक डेफिनेशन थी प्यारी सी वर्क की। तो क्या डेफिनेशन है कि हम कब बोलेंगे वर्क हुआ है? कि अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो सच में मूव कर जाए तो हम बोलेंगे हमने ऑब्जेक्ट पे क्या किया भैया, वर्क किया है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई वर्क की। अब हम
वर्क फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। अब दो केसेस में दो केस हम लेके चलेंगे वर्क के। पहला केस लेके चलेंगे कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स जो लग रही है वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक, मतलब पहला केस जो हम करेंगे जिसमें हम वर्क को स्टडी करेंगे वो क्या होगा कि वर्क डन व्हेन force is acting along the direction of motion, along the direction of motion। तो सबसे सिंपल केस जो वर्क का है वो यही है कि हम वर्क करेंगे जब फोर्स जो लग रही है ऑब्जेक्ट पे वो उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में हमारा जो ब्लॉक है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, यहाँ पे इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट पे बेटा जो फोर्स लग रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है। जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे मैं कैसे लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे लगा रहा हूँ। मैं इसको खींच रहा हूँ एफ फोर्स से, ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ, ये ठीक है, एफ फोर्स से इसको खींच रहा हूँ। तो एक ब्लॉक है बेटा जिसको मैं एफ फोर्स से खींच रहा हूँ और ये मूव करके हमारा ब्लॉक चला 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 ट्यूं 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 और यहाँ पे पहुँच जाता है इस फोर्स की वजह से। तो कुछ डिस्टेंस ये मूव कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में हुआ क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम है। तो इस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ईजी है। तो ऐसे केस में बच्चा हम वर्क का क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इस तरह के केस में वर्क सिंपली किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, के जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हो गया कि वर्क बच्चों सिंपली क्या हुआ, जो हमने फोर्स लगाई मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने मूव की, ठीक है। कहने का मतलब कि जो वर्क होगा वो सिंपली क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वर्क सिंपली इस केस में क्या होगा, जितनी फोर्स लग रही है मल्टीप्लाई बाय जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव कर गया, इसका मतलब मैं वर्क को बोलूँगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला बच्चे वर्क का। तो एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया वर्क का, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको। तो वर्क इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। तो सबको समझ में आ गया। ये था हमारा पहला केस जो सिंपल था। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस वर्क निकालने का। सेकंड केस क्या है बच्चों वर्क निकालने का, देखो तो सेकंड केस है बच्चों कि जब हमारी जो फोर्स लग रही है वो किसी एंगल पे लग रही हो, ठीक है, कि वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are inclined to each other, inclined to each other. So this is the second case बच्चा पार्टी। तो सेकंड केस आप देख सकते हो, सेकंड केस क्या है कि हमें वर्क डन निकालना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो, इंक्लाइंड हो। देखो डायग्राम से क्लियर होगा कि सपोज बच्चों ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे लगाता हूं फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट मेरा कहां मूव करता है, इस डायरेक्शन में। फर्क समझ में आ रहा है, फोर्स तो लग रही है इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस केस में वर्क कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों सपोज कितनी हुई है s, कि जो डिस्टेंस मूव किया है ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है बच्चा पार्टी, s है। तो यहाँ हमें अब निकालना है वर्क।
इस केस में आप वर्क कैसे निकालोगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले केस से थोड़ा अलग है, नजर आ रहा होगा सबको। पहले केस में फोर्स इसी डायरेक्शन में लगती थी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अब की बार फोर्स इंक्लाइंड लग रही है। तो अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे केस में वर्क कैसे निकलता है आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला वर्क का। हमें क्या लेना पड़ेगा, इस फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में होगा। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो फोर्स हमारी लग रही है, सपोज वो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। कि हमारी जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो हमें यहाँ पे जो फोर्स लेनी पड़ेगी वो इस फोर्स का डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो कंपोनेंट है वो लेना पड़ेगा। अब आपने, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, तो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स का क्या कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, सबने पढ़ा है। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस लगता है। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा बच्चे वो क्या होगा, एफ कोस थीटा। क्या होगा, एफ कोस थीटा। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उस डायरेक्शन में इस फोर्स का कौन सा पार्ट लग रहा है, एफ कोस थीटा। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, फोर्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही होगा बच्चों। तो यहां से हमारे पास वर्क देखो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब F कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज S। तो इसका मतलब बच्चों वर्क हमारे पास बन गया W इज इक्वल टू F S कॉस थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, F S कॉस थीटा। तो यहां से ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है और आपने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ी है भाई। अगर हम दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एफ एस कोस थीटा है इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो मैं वेक्टर फॉर्म में वर्क को क्या लिख सकता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में मेरा वर्क बन गया एफ डॉट एस। सो हम इस तरह से वर्क को डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो वर्क सिंपली क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप वर्क को डिफाइन कर सकते हो। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है खुद में बेटा, एक आपने ध्यान रखना है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक, जस्ट मैग्नीट्यूड है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसे प्रूव करोगे, इस फॉर्मूले से, क्योंकि आपको पता है बिकॉज वर्क इन्वॉल्व द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज अ स्केलर। आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर होगी। दैट मीन्स हमारा जो वर्क है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको इसकी एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ कि वर्क की एसआई यूनिट क्या है, वर्क की सीजीएस यूनिट क्या है। तो अब बात करते हैं वर्क की यूनिट के बारे में। तो भैया वर्क की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी और उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो बच्चा पार्टी ये हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्यारा सा चैनल है फिजिक्स विद प्रिंस खापरा। तो चलिए अब बात करते हैं वर्क की एब्सोल्यूट यूनिट्स की। तो हम यहाँ एसआई यूनिट की बात करेंगे सबसे पहले।
अब आपको पता है वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन, और जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसका मतलब क्या यूनिट बनी, न्यूटन मीटर, शॉर्टकट में लिख लो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। सो वर्क की जो एसआई यूनिट है बच्चे क्या है, न्यूटन मीटर, या हम लिख सकते हैं इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम बोलते हैं जूल। तो वर्क की यूनिट क्या हुई एसआई यूनिट, या तो बोल दो न्यूटन मीटर या बोल दो जूल। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क, न्यूटन मीटर एंड जूल। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो भैया फोर्स की सीजीएस यूनिट सबको पता है क्या होती है, डायन, डराने वाली डायन नहीं, सिंपल डायन होता है, ठीक है ना, डायन। तो सीजीएस यूनिट फोर्स की है डायन, और डिस्प्लेसमेंट की जो सीजीएस यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या बनी सीजीएस यूनिट, डायन सेंटीमीटर। या हम यूज करते हैं बच्चों आर्ग, क्या यूज करते हैं, आर्ग। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है। तो आप चाहे बोल दो न्यूटन मीटर या जूल, ऐसी डायन सेंटीमीटर या अर्ग, ये हम यूज कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट हमारे पास, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 जूल, कि भैया 1 जूल को डिफाइन करो, कि 1 जूल क्या होता है ये बताओ, ठीक है ना। तो आप कब बोलोगे कि वर्क आपने जो किया वो 1 जूल है, ठीक है। हम कब बोलेंगे कि वर्क 1 जूल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैं बोलता हूं कि 1 जूल की डेफिनेशन दो इस ऑब्जेक्ट के केस में, कि कब मैं बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट पे 1 जूल वर्क हुआ है। तो कब होगा बेटा, कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं कितनी, 1 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए कितना, 1 मीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस मूव कर जाए, तो हम बोलते हैं कि वर्क कितना हुआ है, 1 जूल। क्योंकि आपको पता है वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगेगी 1 न्यूटन, डिस्टेंस होगी 1 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब 1 मीटर उसका मैग्नीट्यूड, तो वर्क आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 जूल। तो 1 जूल की डेफिनेशन बनती है कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट अगर उसी डायरेक्शन में 1 मीटर मूव कर जाए तो वर्क कितना होगा भैया, 1 जूल होगा। कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में 1 मीटर मूव कर गया तो वर्क होगा 1 जूल। ऐसे ही बच्चों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 अर्ग। तो 1 अर्ग को कैसे डिफाइन करोगे भाई, तो 1 अर्ग को डिफाइन कैसे किया जाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 डैन फोर्स लगाएं, कितनी फोर्स लगाएं, 1 डैन, और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में कितना मूव कर जाए, 1 सेंटीमीटर, तो हम बोलते हैं कि वर्क कितना हुआ है, 1 अर्ग हुआ है। कि इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 डैन on an object and the object is moved in the direction of force through a distance of 1 centimeter, then the work is said to be 1 erg। क्लियर है जी। अब आगे डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, कि भैया 1 जूल में कितने अर्ग हैं, कि 1 जूल में कितने अर्ग हैं, ये डिस्कस करते हैं बेटा। कि हाउ मच अर्ग आर देयर इन 1 जूल, ये अब हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है भैया, 1 जूल में कितने अर्ग कैसे पता लगेगा। अब आपको पता है 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। फर्दर आपने ये भी पढ़ा है बच्चों फोर्स वाले चैप्टर में कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डैन, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन्स होती हैं, ठीक है ना, डायन, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डैन मल्टीप्लाई बाय मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स बच्चों 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2, तो 5 और 2 7, 10 की पावर 7 डैन सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7
अर्ग्स। तो 1 जूल में बेटा कितने अर्ग हुए? 10 की पावर 7 अर्ग हुए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1 जूल में बेटा कितने अर्ग हुए? 10 की पावर 7 अर्ग हुए। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया। आज हमने पढ़ा कि वर्क किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्क, वर्क के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम नेचर ऑफ वर्क डिस्कस करेंगे। भले ही वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है, जीरो वर्क क्या है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जाने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, कोविड-19 से बचे रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। बाय टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्रिंस खापरा।